हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग परसेंटेज की 5वीं क्लास करने वाले हैं और काफ़ी कुछ पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज में। मुझे भरोसा है कि आप लोग इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को साथ के साथ रिवाइज करते हुए चल रहे होंगे। तो कितने टाइप? हमारे 10 टाइप हो चुके थे बच्चे। इसमें नंबर ऑफ टाइप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, चैप्टर बड़ा है। अगला जो चैप्टर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, टाइप्स ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों चैप्टर इक्वलेंट है, बराबर की नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ टाइप्स को लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 11 के पास, और इसमें परीक्षा वाले सवालों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले ही क्वेश्चन के पास। और क्या है सवाल में, जरा देखेंगे। देखिए बच्चे जरा, सवाल है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंक का 33% होना जरूरी है। अधिकतम अंक का मतलब क्या है? मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम अंक से आप क्या समझते हो? जितने नंबर का पेपर है। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो दिल्ली पुलिस का, तो 100 नंबर का पेपर है, तो अधिकतम अंक कितने हो गए? 100 नंबर। तो अधिकतम अंक का 33% मिलना बहुत जरूरी है। एक छात्र को 130 नंबर मिलते हैं और 35 अंकों से बेचारा फेल हो गया। एक तरफ तो उसने कह दिया कि अगर उसे पास होना है तो 33% आने बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ उसने बोल दिया कि एक स्टूडेंट के 130 नंबर आए और 35 नंबर से फेल हो गया। अब 35 नंबर से फेल हो गया, इस लाइन को आप कैसे समझोगे? 35 नंबर से फेल हो गया, इस बात को समझोगे कि जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उससे 35 नंबर कम रह गए। सपोज अगर किसी बच्चे को पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए, तो उसके 35 नंबर कम रह गए, 100 कितने, 115 नंबर आए बस उसके। ये होता है इस बात का मतलब कि 35 अंकों से फेल हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पास होने के लिए एक तरफ तो 33% लिखो, और दूसरी तरफ अगर मैं लिखूं कि स्टूडेंट के 130 नंबर तो आए हैं, और अगर वो 35 नंबर से फेल हो गया, अगर मैं उसे 35 नंबर कहीं से दे दूं, तो क्या वो पास हो जाएगा? हाँ सर, पास हो जाएगा। तो प्लस का 35 कर दो, प्लस का क्या कर दो? प्लस का 35 कर दो, क्योंकि ये उसके पासिंग नंबर है। 130 तो उसके आए और फेल हो गया 35 से, तो ये पास वाले नंबर है, और ये परसेंटेज भी पास वाला है, तो दोनों को बराबर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 33% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 165 के। तो यहां से 1% किसके बराबर होगा? देखो पूरा 5 बार कटेगा, 5 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% हो जाएगा 500 के। ये तो पूछेगा वो अधिकतम अंक। क्या पूछेगा बच्चे? अधिकतम अंक। इत परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हो गए? 500। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पे आइए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। कल दिल्ली में कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ है, तो बड़ी चैलेंजिंग जॉब है बच्चे आपकी, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो। कि हर किसी की नज़र दिल्ली पे रहती है, कोई भी हो, दिल्ली को धमकी देता रहता है वो। ऐसे लोगों को ही आपको अकल सिखानी है। कह रहा है, दो छात्र ए और बी के प्राप्तांक का रेशियो 7:5 है। यदि उनके प्राप्तांकों का योगफल 240 है और उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का एवरेज कितना है? 60 है,
तो पूर्णांक कितने होंगे बताइए। पूर्णांक कितने होंगे ये आपसे उसने पूछा है। क्या जवाब होगा जी आपका? करिए जल्दी से बताइए इसका जवाब सभी लोग। चलो देखते हैं। भाई सबसे पहले कह रहा है कि ए और बी को जो नंबर मिले हैं ना वो किस रेशियो में मिले हैं? वो रेशियो में मिले हैं 7:5। और जो टोटल दोनों को नंबर मिले हैं वो दोनों को नंबर मिले हैं, दोनों का योग है 240। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू 240 के बराबर है? यस। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12 दूनी 24, 20 के बराबर। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, 140। और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, यानी कि कितना? 100। तो ये हो गए उनके अलग अलग नंबर। कितने हो गए बच्चे? उनके अलग अलग नंबर। अब सवाल कहता है कि उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत 60% है। तो अगर मैं इनका एवरेज आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 140 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 120 आ गया। भाई 240 को 2 से डिवाइड करोगे 120 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 120 आएगा कि नहीं? क्या इन दोनों का एवरेज? आप कहेंगे हाँ सर, इन दोनों का जो एवरेज है वो 120 है। अब सवाल कहता है कि भैया एवरेज तो उनका 60% है। एवरेज तो उनका 60% है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 60% की जो वैल्यू है बच्चा वो 120 के बराबर हो जाएगी? 60% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 120। भाई एक तरफ तो मैंने नंबर का एवरेज निकाल दिया, 140 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, 120। दूसरी तरफ मुझे परसेंटेज में दे रखा है एवरेज। तो क्या मैं 60% बराबर 120 कहूंगा? तो 1% कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा 2 के बराबर। तो प्यारे भाई 100% किसके बराबर होगा? 100% हो जाएगा 200 के बराबर। यानी कि उसके जो पूर्णांक हैं, जो अधिकतम मार्क्स हैं, कितने नंबर का पेपर है? 200 नंबर का पेपर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो। कितने नंबर का? 200 का। दो कहां से आया बच्चे? जब एवरेज निकालते हैं दो संख्याओं का, अगर दो से डिवाइड नहीं करते। क्या बात कर रहे हो? ये सब पढ़ा दिया आपको फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। बताइए जरा, इस सवाल को देखिए। सवाल है, एक परीक्षा में छात्र ने 33% अंक प्राप्त किए और 72 नंबर से फेल हो गया। ओके? उसी परीक्षा में दूसरे स्टूडेंट ने 49% अंक प्राप्त किए और 56 नंबर से पास हो गया। ओके? तब कुल पूर्णांक, पास होने के लिए आवश्यक अंक और पास होने के लिए प्रतिशत, तीनों सवाल उसने पूछ लिए। तीनों सवाल। बोलिए। कल का होमवर्क कौन सा दिया था मैंने? कल का होमवर्क चलो पीडीएफ में दे दूंगा आपको, मैं उसे सॉल्व करके। ठीक है, इसी पीडीएफ में नीचे लगा के सॉल्व करके, अभी मेरे पास नहीं है, अभी नई फ्रेश पीडीएफ है आज की। वो इसी पीडीएफ में कल का क्वेश्चन लगा के अपलोड हो जाएगा, देख लेना। अभी मत करो उस क्वेश्चन की बात। आपने 70 71 कहाँ कहाँ छोड़ा? 70 71 नहीं, ऐसे नंबरिंग पे मत जाओ आप।
ऐसे नंबरिंग में उल्टी सीधी करते रहता हूं। क्वेश्चन पे जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस करो। आप नंबरिंग पे ध्यान देते हो, ओहो 2 नंबर बीच में छूट गए। ऐसे तो इसमें भी उल्टे सीधे कुछ नंबर बीच में गायब मिलेंगे आपको। करेक्ट। परीक्षा में छात्र ने 33% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसके 33% अंक प्राप्त हुए हैं, 33% अंक प्राप्त हुए हैं, और अगर वो 72 अंकों से फेल हो गया, तो क्या अगर उसे 72 अंक मिल जाए तो पास हो जाएगा? अगर वो 72 नंबर से फेल हुआ है, अगर उसे कहीं से 72 नंबर मिल जाए तो क्या वो पास हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर। तो 33% अंक जिस टाइम पे उसके पास थे बच्चे, वो था फेल। लेकिन अगर मैं उसमें जोड़ दूं 72 नंबर, तो क्या वो पास हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर। तो 33% में अगर 72 नंबर आप जोड़ देते हो तो बच्चा वो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। जब तक उसके पास 33% थे वो था फेल। अगर आपने 72 दिलवा दिए तो पास हो गया। अब कह रहा है दूसरी तरफ एक स्टूडेंट के 49% नंबर आए और 56 नंबर से पास हो गया। बच्चे इस लाइन को आप कैसे समझोगे? 56 नंबर से पास हो गया, इस लाइन को आप कैसे समझोगे? कि जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उससे 56 नंबर ज्यादा आ गए। भाई आप मान के चलो कि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दोगे, क्वालिफाई जो प्री की कट ऑफ, प्री कह रहा हूं जो पहला पेपर आप दोगे उसकी कट ऑफ लगेगी, सपोज दैट 100 में से लगी है 50 नंबर। अब 100 में से 50 नंबर कट ऑफ, तो 50 पे सिलेक्शन थोड़ी है। 50 तो वो नंबर हैं कि आपको फिजिकल देने के लिए कम से कम 50 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप 50 से कम लाते हो तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब अगर किसी बच्चे के मान लो 65 नंबर आ गए तो क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन 50 नंबर जो चाहिए थे पास होने के लिए, क्या उससे 15 नंबर ज्यादा ले आया वो? हाँ। अगर मैं उसके 15 नंबर काट भी दूं तब भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई रहेगा कि नहीं वो? और आप प्रैक्टिकल होकर सोचो कि 50 नंबर के लिए फिजिकल क्वालिफाई है, एक बच्चे के 65 नंबर हैं, अगर मैं उसके 15 नंबर काट भी दूं, 65 में से 15 हटा दो, तब भी 50 पे आके रुक जाएगा और तब भी वो क्वालिफाई रहेगा। तो यानी कि मैं कहूंगा कि उस बच्चे के 15 नंबर ज्यादा थे या 15 नंबर से पास हुआ है। यहां पर अगर उसने कहा 56 अंकों से पास हुआ, इसका मतलब है कि जो क्वालिफाई होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे 56 नंबर ज्यादा आ गए उसके। तो अगर मैं 56 नंबर उसके घटा भी दूं, अगर मैं उसके 56 नंबर कम भी कर दूं, तब भी वो पास रहेगा कि नहीं? हाँ सर। तो अगर उसके 49% नंबर आए हैं बच्चा, और इसमें से अगर मैं वो 56 नंबर माइनस भी कर दूं तब भी पास रहेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है कि 50 क्वालिफाइंग नंबर, एक बच्चे के 65 आ गए, अगर आप 15 नंबर काट भी दोगे तब भी क्वालिफाई रहेगा वो। तो अगर वो 56 नंबर से पास हुआ है तो 49% उसके आए हैं, तो अगर ये 56 नंबर माइनस भी करोगे तब भी वो क्या रहेगा? तब भी वो पास रहेगा। तब भी क्या रहेगा बच्चे? तब भी वो पास रहेगा। अब दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि ये भी पास ये भी पास, दोनों को बराबर कर दो और 1% की वैल्यू मुझे बता दो जल्दी से क्या होगी। तो आप कहेंगे कि सर ये 33 उधर जाएगा, 49 में से घटेगा, कितना बचेगा? भाई ये आ जाएगा 49 माइनस 33, और ये 56 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 72 प्लस 56। तो 6 और 2 8, 7 5 12, और ये किसके 9 में से 3 गया, 6 4 में से 3 गया 1।
1% की वैल्यू कितनी आएगी? 16 अट्ठे 128। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 800। और ये 800 क्या है? ये उसके अधिकतम अंक है। उसने सबसे पहले कुल पूर्णांक पूछा, आपका जवाब है 800। 800 क्या है? कुल पूर्णांक है, चारों ऑप्शन में दे रखा है। अब सुनो, अब सेकंड बात उसने कही है कि पास होने के लिए उसके अंक कितने होने चाहिए। पास होने के लिए उसके अंक कितने होने चाहिए? तो आप क्या कर सकते हो, आपको 1% की जरूरत पड़ेगी। अगर उसने पास होने के लिए अंक पूछे हैं तो आप क्या करो, 33% की वैल्यू अंकों में बता दो। 33% की वैल्यू किस में बता दो? अंकों में। और यहां उसमें 72 जोड़ दो। भाई अगर उसे पास होने के लिए अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए उसे, तो क्या करेंगे आप? 1% की वैल्यू 8, तो 33% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33% की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 33 गुणा 8। भाई 1% वैल्यू 8, तो 33%, 33 गुणा 8, तो 8 तिया 24, हासिल का 2, 8 तिया 24 और 2 26। तो अगर उसे मैं कहूंगा 264 प्लस 72, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 4 2 6, 7 6 13, 2 और 1 3। पास होने के लिए उसे 336 नंबर चाहिए। बोलिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 336। फिर से सुनो, सामने देखो। देखो हालांकि जब ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा कुल अधिकतम अंक कितने हैं, या पूछेगा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, या पूछेगा पास होने का परसेंटेज। मैंने एक ही सवाल में तीनों रख दिए। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि भैया ये समीकरण आपको समझ में आ गया कि 33% नंबर लाया और 72 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 72 नंबर अगर उसे दिलवा दें तो पास हो जाएगा। तो यानी कि 33% प्लस 72, इतने पे पास होगा। अब सवाल कहता है कि जब उसके 49% नंबर आए तो 56 नंबर ज्यादा लेकर आ गया, यानी कि 56 नंबर अगर मैं माइनस भी कर दूं तब भी वो पास रहेगा। तो 49 में से 56 नंबर आप माइनस कर दोगे, 49% में से 56 नंबर माइनस कर दोगे, तब भी वो पास रहेगा। और दोनों तरफ इक्वल करके 1% आ गया 8। अब उसने कहा कुल कितने नंबर का पेपर है, तो 100% की वैल्यू निकालनी होती है। तो 100% कितना आ गया? 800। 800 नंबर का पेपर है। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो मैंने आपसे क्या बोला? 33% को अंकों में बदल दो। तो 1% 8, 33% कितना हो गया? 33 गुणा 8, 264। तो 264 यहां पे रख दो, 264 प्लस 72, यानी कि 336 नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा, आपको पास होने के लिए प्रतिशत क्या होगा? पास होने के लिए प्रतिशत। तीनों क्वेश्चन अलग अलग आपसे पूछेगा सवाल में। ठीक है, पास होने का परसेंटेज पूछेगा, तो क्या करना है बच्चा आपको? यहां पर तो अगर परसेंटेज पूछेगा तो 72 को परसेंटेज में बदल दो। ये तो 33% है, 72 को परसेंटेज में बदल दो। हमें पता है 8 अंक का मतलब किसके बराबर है? 8 अंक का मतलब है 1% के बराबर। मैंने उल्टा लिखा, 8 अंक का मतलब क्या है? 1% के बराबर। हमें 72 अंकों को बदलना है, तो 1 अंक का मतलब हो जाएगा 1/8% के बराबर। तो 72 अंक का मतलब कितना हो गया? 1/8 गुणा 72, यानी कि 9% के बराबर। तो 72 अंकों को आपने किस में बदल दिया बच्चे? परसेंट में। तो 9%। तो पास होने का परसेंटेज कितना हो गया? पास होने का परसेंटेज हो गया आपका, पास परसेंटेज हो गया 33 प्लस 9। ये 72 की जगह 9% लिख दो, तो 42%। तो आपका जवाब आ गया 800, 336 और 42। 800, 336 और 42, ऑप्शन नंबर सी। आपके एग्जाम में इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, ये तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक ही सवाल में तीनों रखे हैं।
आपके एग्जाम में तो कोई एक चीज पूछेगा, या तो पूछेगा कुल कितने अंकों का पेपर है, या पूछेगा कितने अंकों पे पास होता है, या फिर पूछेगा पास प्रतिशत। कोई एक पूछेगा, ये मत डरना कितना बड़ा सवाल है, ये तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट के लिए है। एक और सवाल देता हूं जरा, ये सवाल देखिए बच्चे और बताइए मुझे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें उसने एक ही बात पूछी है, बस आप जल्दी से मुझे जवाब दो। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 50% अंक लाना है। दो विषय वाली परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 200 अंक पहले विषय में लिए। नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, इसे मत करो, रुको, उसी के जैसा क्वेश्चन करो एक। नहीं, वो अलग है, फिर इसे करो आप पहले, उसी के जैसा फिर एक और सवाल आपको कराता हूं। बताइए जरा। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी कुल अंकों का 50% लेना होता है। जितना भी नंबर का पेपर है, अगर उसके 50% आएंगे तभी वो पास हो पाएगा। दो सब्जेक्ट वाली परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 200 अंक के पहले सब्जेक्ट में तो 40% अंक लिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक के दूसरे सब्जेक्ट में उसका कितना परसेंटेज होना चाहिए? एलिगेशन लगा सकते हो यहां पर। यहां दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात हुई है, एक का प्रतिशत दे रखा है, 200 अंक वाले में 40% होने चाहिए, 150 अंक वाले में कितना परसेंट होना चाहिए, और दोनों सब्जेक्ट का ओवरऑल परसेंटेज दे दिया कि दोनों सब्जेक्ट का ओवरऑल 50% लाना है। और एलिगेशन की कंडीशन क्या थी? मिक्सचर एलिगेशन में एलिगेशन विधि की कंडीशन क्या थी कि दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेगा और दोनों के कंबाइंड बारे में डिस्कशन करेगा। तो यहां दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात करी कि 200 नंबर वाले में 40% आए, 150 वाले में कितना आएगा, जबकि ओवरऑल, पहली लाइन पढ़ो, ओवरऑल यानी कि कुल 50% है दोनों को मिलाकर। लगा दो एलिगेशन इस पे। ठीक है, आप बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगर एलिगेशन लगाओगे तो एक सब्जेक्ट में 40% अंक है, दूसरे सब्जेक्ट में चाहिए, और ओवरऑल कितना है? ओवरऑल उसके 50% अंक है, और नीचे अंकों का रेशियो लिख दो। भाई जब 200 अंक 40% आए हैं तो 200 नंबर का पेपर है, और दूसरे वाला कितना है? 150 का। तो 50 तिया 150, 50 चौकू 200। रेशियो कितना आ गया प्यारे भाई? 4:3 का रेशियो है। अब आपको पहुंचना है यहां तक, तो क्या करो, 50 में से 40 घटाओगे, कितना आएगा? 10। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 10/3। तो प्यारे भाई 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 × 10/3, यानी कि 40/3, या फिर मैं कहूंगा 13.33। कितनी आ गई? 13.33। अब आप जानते हैं कि एक तो 50 से छोटा है, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला सर बड़ा होगा 50 से। तो 50 में जोड़ना है 13.33। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? 53.33%। देखो कितना आसान बन गया। हर वो सवाल, सॉरी 63, 50 में 13 जोड़ोगे 63 आएगा ना। तो हर वो सवाल जहां पर दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही हो और उनकी कंबाइंड बात हो रही हो, हम एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, आप इसे बिना एलिगेशन के भी करना चाहो तो मैं आपको हिंट देता हूं, करना आपको खुद है उसे। उसमें तो कुछ भी नहीं है फिर भैया, एक 200 अंकों का पेपर है, एक 150 का पेपर है, दोनों का मिलाकर टोटल कितने हैं? दोनों का टोटल, तो आप कहेंगे 200 और 150 टोटल 350 नंबर का पेपर है। अब 200 वाले में उसके 40% नंबर आए हैं, तो 200 का 40% कितना हो गया जरा बताना? 200 का 40%, तो
तो आप कहेंगे 80 नंबर, और ओवरऑल उसे 50% नंबर लाना है। ओवरऑल यानी कि टोटल में से, तो 50% बताना जरा 350 का, कितना आ गया? 175। अब आप खुद देखो कि भैया पूरे ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में उसके 175 नंबर आने हैं, है ना? 175 नंबर ओवरऑल आने हैं, और 200 नंबर वाले में 80 आ गए, तो 150 वाले में कितने होंगे फिर? 175 में से ये 80 नंबर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5। 17 में से 8 गए 9, यानी कि उसके 95 नंबर होने चाहिए। किसमें? 150 नंबर वाले पेपर में। कितने होने चाहिए बच्चे? 95 नंबर। और अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो 95 बटा 150 और गुणा 100। 50 तिया 150, 50 दूनी 100। 95 दूनी कितना होता है? 190 डिवाइड बाई 3। इतना परसेंट आपका जवाब होगा। 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 63.33%। बिना एलिगेशन के अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये सवाल देखिए जरा। देखिए बच्चा, इस सवाल को कैसे होगा। कह रहा है स्कूल ए में कुछ छात्र परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% पास हो गए। उनमें से क्या हुआ? 65% पास हो गए। स्कूल ए में छात्रों की तुलना में 100% छात्र अधिक स्कूल बी में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी में उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% पास हुए, तो बताइए बी में फेल होने वाले का परसेंटेज कितना है? क्या यहां पर एलिगेशन लग सकता है? यस और नो में जवाब देना बस, और ईमानदारी से देना। अगर लग सकता है तो हाँ, नहीं लग सकता है तो नहीं। एलिगेशन की कंडीशन क्या होती है? दो अलग अलग पर्टिकुलर्स की बात हो रही है और दोनों की कंबाइंड बात हो रही है। बोले, क्या यहां पर एलिगेशन लग सकता है बच्चा? बिल्कुल लग सकता है। भाई उसने ए का पास परसेंटेज दे रखा है। ए परीक्षा ए में जो छात्र, स्कूल ए में जो छात्र शामिल हुए 65% पास हो गए। ये जो उसने बोला है ए में छात्रों की तुलना में 100% छात्र बी में शामिल हुए, यानी कि ये संख्या का रेशियो है कि भैया ए में जितने भी स्टूडेंट शामिल हुए उससे 100% ज्यादा बी में शामिल हुए, तो ये संख्या का रेशियो बन जाएगा यहां से। फिर वो कह रहा है यदि ए और बी दोनों में मिलाकर 75% पास हुए तो बी में फेल कितने हैं? आप बी में पास निकाल दो, 100 में से घटा के फेल निकाल देना, क्योंकि भैया हमें ए का पास परसेंटेज दे रखा है, दोनों का मिलाकर पास परसेंटेज दे रखा है, तो आप बी का भी पास परसेंटेज निकाल दो, 100 में से घटा देना, फेल आ जाएगा जो उसने पूछा है। तो क्या एलिगेशन लगेगा? बिल्कुल लग सकता है सर। तो सबसे पहले क्या करो, ए और बी की संख्या का रेशियो निकालो। तो ए और बी में छात्र कितने सम्मिलित हुए? तो आप कहेंगे सर यहां से पढ़ो एक बार, यहां से कह रहा है स्कूल ए में छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र बी में शामिल हुए। ए में जितने भी हुए होंगे उससे 100% ज्यादा। तो सपोज दैट ए में शामिल हुए 100,
तो बी में कितने शामिल हुए हैं? 100% ज्यादा। तो 100 में 100 जोड़ देंगे तो बी में शामिल हुए हैं 200। तो रेशियो कितना आ गया संख्या का मेरे भाई? संख्या का रेशियो आ गया 1:2 का। अब आप लगा दो एलिगेशन, आप लगा दो एलिगेशन कि भैया ए और बी, ए में कितने पास हुए हैं? 65%। बी का परसेंटेज निकालना है और दोनों का मिलाकर, ए और बी में मिलाकर 75%। और नीचे संख्या का रेशियो लिख दो 1:2। तो जल्दी से सॉल्व करके बता दो बी का पास परसेंटेज कितना आएगा? पास आएगा बी का। तो आप कहेंगे सर 75 में से 65 गया 10, 2 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5, है ना भाई, 2 से कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब 75 से एक तो छोटा है, तो दूसरे वाला क्या होगा? बड़ा होगा। तो 75 में क्या करेंगे? ये 5 जोड़ देंगे, यानी कि 80%। अब मेरे भाई ये 80% क्या है? ये 80% पास हैं। ये 80% क्या है? ये 80% बी में पास है। क्या उसने बी में पास पूछा आपसे? नहीं, उसने पूछा बी में फेल कितने हैं। तो बी में अनुत्तीर्ण पूछा है। तो क्या करेंगे? 100 में से पास यानी कि 80% माइनस कर दो। तो आप कहोगे सर बी में जो फेल है वो 20% है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। कितने फेल हैं बी में? 20% फेल है। सिंपल था। किसी को कोई समस्या है? नहीं है। चलिए एक और सवाल देता हूं आपको। फिर पहले डिसाइड करना है कि एलिगेशन से होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो अल्टरनेट मेथड आपको पता है। फिर ये देखिए, करना मत, आसान सवाल है। एक परीक्षा में विद्यालय ए से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बी में सम्मिलित होने वाले से 20% ज्यादा है। चलो यहां से लेकर यहां तक तो हम संख्या का रेशियो बना लेंगे। ये पहली 3 लाइन उसने संख्या के बारे में बोली है। कह रहे बी के 75% पास हुए, बी का भी पास परसेंटेज दे दिया। ओके, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि एलिगेशन लगेगा कि नहीं। यदि दोनों विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80% ज्यादा है, संख्या 80% ज्यादा है, संख्या 80% ज्यादा बोला है उसने कि दोनों विद्यालयों में जो पास हुए हैं ना संख्या, वो बी से पास होने वाले की संख्या से 80% ज्यादा है। अब बी में कितने पास हुए हैं संख्या में हमें नहीं पता, हमें तो परसेंटेज दे रखा है बी का। हमें बी का परसेंटेज दे रखा है, हमें बी में ये नहीं बोला कितने विद्यार्थी पास हुए हैं संख्या में। तो इसीलिए दोनों विद्यालयों में पास होने वाले की संख्या बी में पास होने वाले से 80% ज्यादा है। कैसे निकाल पाएंगे हम? नहीं, ये दोनों का 80% नहीं है। सवाल को पढ़ो, डिजिट देखकर रटो मत। तो विद्यालय ए से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों में से ए में पास होने वाले का परसेंटेज कितना है जरा बताइए। इंग्लिश में भी दिखा देता हूं, ये लो इंग्लिश वाले बच्चों, पढ़ लो आप आराम से। हिंदी वालों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग सॉल्यूशन करना शुरू करो। भाई एलिगेशन कब लगेगा? जब उसने बी का परसेंटेज दे दिया। चलो ए का उसने पूछ लिया, ए में कितने पास हुए, दोनों का परसेंटेज देना चाहिए उसे कि दोनों में मिलाकर कितने परसेंट पास हुए। लेकिन उसने नहीं है, उसने नहीं दिया दोनों का परसेंटेज। उसने बोला है कि भैया इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम बोथ द स्कूल इज 80% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम द स्कूल बी। अब बी से जितने भी बच्चों ने पास किया उससे 80% ज्यादा दोनों में पास हुए हैं। तो ये थोड़ा सा हमें अलग तरीके से करना होगा। चलो देखते हैं। भाई क्या करना है, पहले संख्या का रेशियो बनाओ पहली 3 लाइन से, ए और बी। तो सवाल ने क्या बोला है, ए में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या बी में सम्मिलित होने वाले की संख्या से 20% ज्यादा है। अगर मैंने कहा बी में सम्मिलित होने वालों की संख्या कितनी है 100, तो ए में कितने लोग सम्मिलित होंगे 20% ज्यादा यानी कि 120। अब रेशियो मत बनाओ, ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें आगे इसका परसेंटेज निकालना है। हमें क्या करना है, आगे इनका परसेंटेज निकालना है। तो आप मान के चलो कि ए में जो सम्मिलित स्टूडेंट है वो 120 हैं और बी में कितने हैं 100। उसने बोला ना ए में जितने भी लोग सम्मिलित हुए वो बी में सम्मिलित वाली संख्या से 20% ज्यादा है। तो अगर बी में 100 है तो ए में कितना है 20% ज्यादा, दैट इज 120। मैं रेशियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे आगे परसेंटेज निकालना है। अब आगे सुनो, कह रहा बी में 75% पास हो गए। बी में कितने हो गए, बी में हो गए 75% पास। तो बी का 75, 100 का 75% कितना होता है 75 ही होगा। तो बी में पास कितने हो गए, बी में पास हो गए 75। सवाल ने बोला है ऐसा। आगे पढ़ो, कह रहा दोनों सब्जेक्ट में जो पास होने वालों की संख्या है ना वो बी में पास होने वालों की संख्या से 80% ज्यादा है। तो अगर मैं दोनों में पास आपसे पूछूंगा, ए और बी दोनों में पास, तो बी का पास कितना है, बी का पास है 75 और उससे 80% ज्यादा है। अगर कोई वैल्यू 80% ज्यादा हो तो वो कितना परसेंट हो जाएगी, 100 में 80 जोड़ दो, कितना हो जाएगी बच्चा, कल भी हमने इसके बारे में काफी डिस्कशन किया था, 180% डायरेक्ट निकाल दो। उसने बोला ना जो दोनों में सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो बी में पास होने वालों की संख्या से 80% ज्यादा है। कोई वैल्यू अगर 80% ज्यादा हो तो क्या वो 180% होगी, हाँ। तो बी में पास होने वाले कितने हैं 75, उससे 80% ज्यादा, तो 180% निकाल दो, ये मिल जाएगा दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं। तो आप कहोगे बच्चे 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 से काटोगे 45 बार और 45 तिया 135। अब आपको पता चल गया कि भैया दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं 135। यस। अब बी में कितने पास हुए हैं 75, तो ए में कितने हुए होंगे, ए में पास हुए कितने हुए होंगे ये भी बता दो मुझे जरा। आप कहोगे सर दोनों में 135 हैं, उसमें से बी के पास 75 हटा दो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 स्टूडेंट सर ए में पास हुए होंगे। भाई दोनों में कितने पास 135, बी में कितने हैं 75, तो ए में कितने होंगे 135 में से 75 घटा दो, 60 बच्चे ए में पास हुए होंगे। और परसेंटेज निकालना है तो 60 बटे ए में कितने स्टूडेंट हैं 120 और गुणा 100। आप कहोगे 60 दूनी 120 और 2 से कटेगा तो 50 बार, यानी कि सर ए में 50% स्टूडेंट पास हुए होंगे। वही आपसे पूछा है कि ए में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है बच्चा 50%। 50% स्टूडेंट ए में पास हुए हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 60% नहीं बचा 50%। ये 60 तो संख्या आई है और संख्या को परसेंट में बदलना है, तो 60 बटे टोटल ए के कितने स्टूडेंट हैं गुणा 100। 60 दूनी 120, 2 से 100 कटेगा तो 50% आएगा, 50% आएगा।
ओके, चलें आगे। वेरी गुड। चलो, एक सवाल बच गया है ऊपर, इसे देख लेते हैं जरा। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, बल्कि एक अन्य छात्र 66% अंक प्राप्त करता है और पास अंकों से 10% ज्यादा अंक लाता है। हमने जो सवाल यहां पर किया था बच्चा, वो अंकों की ही बात हो रही थी। ये कहां था क्वेश्चन? ये जो सवाल हमने किया था कि भैया 33% नंबर लाया, 72 नंबर से फेल हो गया, 49% नंबर लाया, 56 नंबर ज्यादा ले आया, तो हमने ये समीकरण बना दिया था। लेकिन यहां पर ये समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर उसने कुछ और बोला है। तो ये सवाल पे स्टार लगाना ये अलग क्वेश्चन है। फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। सवाल ने बोला, एक परीक्षा में एक छात्र 40% नंबर लाता है और 80 नंबर से फेल हो जाता है। ओके, कह रहा है दूसरा स्टूडेंट 66% नंबर लाता है और जो कि पास नंबर से 10% ज्यादा है, पास नंबर से 10% ज्यादा है। बताइए परीक्षा में कितने नंबर की परीक्षा थी? बताइए जल्दी से इसका जवाब मुझे। कितना आएगा? वेरी गुड। देखो, ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप चाहो तो मैं बिना ऑप्शन के भी करा सकता हूं। आपकी मर्जी है, बता दो किससे कराऊं, ऑप्शन से या बिना ऑप्शन के। ज्यादातर लोग इसे ऑप्शन से ज्यादा प्रीफर करते हैं। इस सवाल में समीकरण नहीं बनेगा उस सवाल की तरह, क्योंकि यहां उसने सेकंड टाइम बोला है कि 66% अंक लाता है और पास अंकों से 10% ज्यादा है, तो यहां समीकरण नहीं बनेगा। अगर वो ये 10% की जगह ये कह देता कि पास अंकों से 10 अंक ज्यादा है, तो हम अंक समीकरण बना देते कि भैया 40% अंक लाया, 80 से फेल हो गया, तो 40% प्लस 80, ये पास हो जाएगा। अगर वो ये कहता कि भैया उसके 66% अंक आए और वो 10 अंक से अधिक हैं, तो -10 कर देते, दोनों को इक्वल कर देते। ऐसा हम करते कब? जब ये परसेंट की जगह अंक होता, लेकिन अब नहीं करेंगे। चलो एक बार मैं ऑप्शन से करा देता हूं आपको। अगर मैं ऑप्शन से जा रहा हूं तो फिर हमें सवालों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कि मान के चलो उसने क्या पूछा, परीक्षा कितने अंकों की है, तो मैंने मान के चला कि परीक्षा में 400 अंक की है। परीक्षा कितने अंकों की है बच्चा? 400 अंकों की है, मान लिया मैंने। परीक्षा 400 अंकों की है। अब सवाल ने कहा कि एक स्टूडेंट 40% नंबर लेके आया, तो भैया 400 का 40% कितना होता है? 400 गुणा 40/100, तो आप कहोगे सर 160। एक स्टूडेंट के बेचारे के 160 नंबर आए और वो 80 नंबर से फेल हो गया, तो अगर उसे पास कराना है तो इसमें 80 नंबर जोड़ने होंगे ना, तो 240 नंबर पे पास हो जाएगा वो।
क्या होगा, 240 नंबर पे पास हो जाएगा, क्योंकि उसके 160 नंबर आए और बेचारा फेल हो गया। कितने नंबर से, 80 नंबर से। तो अगर मैं उसे 80 नंबर और दिलवा दूं तो 160 प्लस 80 यानी कि 240 नंबर पे वो पास हो जाएगा। अब कह रहा दूसरे स्टूडेंट के 66% नंबर आए, तो जरा इसके 66% बताना 400 का। तो आप कहोगे सर 400 का 66% कितना है, 4×6 = 24, 4×6 = 24 और 2 26। दूसरे स्टूडेंट के आए हैं 264, कह रहा जो कि पास अंकों से 10% ज्यादा है, यानी कि 240 से 10% ज्यादा होना चाहिए। तो जरा 240 का 10% बताना, 240 का 10%। तो आप कहोगे सर 24 है। तो क्या 240 से 24 अंक ज्यादा 264 है? अगर है तो फिर आपका ऑप्शन ए सही है, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन बी चेक करना पड़ेगा। उसने क्या बोला कि दूसरे स्टूडेंट के 66% अंक आए, तो हमने 400 का 66% 264 निकाला। अब जो ये 66% अंक है ना, ये पास अंकों से 10% ज्यादा है। तो पास अंक कितने हैं, 240। इसका 10% निकाला, 24। तो क्या इससे 24 ज्यादा है ये? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है भाई। 240 से 24 ज्यादा ही तो 264 है। इसका मतलब है जो हम ऑप्शन ए मान के चले थे वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर अगर ऐसे तो ऑप्शन डी होता मेरा जवाब, तो हम तो ऑप्शन ए चेक करते, फिर बी, फिर सी, फिर डी। करना पड़ता, क्या करें। तो फिर आता है सेकंड के, सर बिना ऑप्शन के बताना एक बार, हो सकता है हमें वो अच्छा लग जाए कि ऑप्शन से तो अ, ये तो किस्मत वाली बात हो गई कि ऑप्शन ए रहा तो ही आसान लगेगा, नहीं तो ऑप्शन बी सी डी में से रहा तो सवाल तो सर टिपिकल बन जाएगा। मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सवाल में दम है इसमें, मैं मानता हूं इस बात को। अब चलते हैं इसके सेकंड तरीके पे। थोड़ा सोचो, एक स्टूडेंट जिसके 40% नंबर आए और 80 अंकों से फेल हो गया, तो उसे पास की कंडीशन क्या रहेगी? उसके पास की कंडीशन रहेगी सर 40% ऑफ टोटल अंक। टोटल अंक को मान लेता हूं मैं टी, कि कुल कितने अंक रहे होंगे हमें नहीं पता, मैंने मान लिया कि टोटल अंक या कुल अंक हैं आपके टी। तो एक स्टूडेंट के 40% अंक आए तो 40% ऑफ टी, और वो 80 नंबर से फेल हो गया। तो अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं तो क्या ये उसके पास की कंडीशन बन गई? टी क्या है सर? टी है आपका टोटल अंक, क्या है, टोटल मार्क्स, कितने नंबर का पेपर है। ठीक है, तो अगर उसके 40% अंक आए हैं तो 40% ऑफ टी, और अगर वो 80 नंबर से फेल हो गया तो प्लस का 80 कर दो, बेचारा पास हो जाएगा। ये उसकी पास की कंडीशन हो गई, यस। अब सवाल कहता है दूसरे स्टूडेंट के आए हैं 66% अंक। कितने आए हैं मेरे भाई, 66% अंक। और ये 66% किसके बराबर है? ये जो 66% है ना, ये उसके पास वाले अंकों से 10% ज्यादा है। तो कोई भी वैल्यू अगर 10% ज्यादा होती है तो वो कितना परसेंट हो जाती है? बोलिए, कोई संख्या अगर 10% ज्यादा है तो क्या मेरे भाई वो 110% हो जाएगी? कोई वैल्यू अगर 10% अधिक है तो वो कितने परसेंट हो जाएगी? 110%। तो 110% ऑफ किसका, क्या बोला उसने, जिसके 66% अंक आए हैं ना, वो पास अंकों से 10% ज्यादा है। और पास अंक मैंने कितने निकाले हैं, 40% ऑफ टी प्लस का 80। और ये 66% ऑफ टी है, 66% ऑफ टी, क्योंकि जिस स्टूडेंट के 66% अंक आए हैं वो 66% टोटल में से हैं। वो किस में से हैं बच्चा, टोटल में से 66% है। तो 66% ऑफ टी बराबर 10% ज्यादा है, तो 110%। 110% किसका, पास अंकों का। पास अंकों से 10% ज्यादा, और पास अंक उसके ये रहे। इसको सॉल्व कर लो आप।
कर लो भाई इसे सॉल्व जरा, जो भी आपका जवाब आएगा। कि भाई 0 से 0 गया, 11 से जाएगा 11 छक्के 66, और 10 की गुणा इधर कर दो, 6 धाम 60% ऑफ टी बराबर 40% ऑफ टी प्लस का 80। ये आ जाएगा इधर, 40 60 में से घटेगा, 40 60 में से घटेगा तो 20% ऑफ टी बराबर 80। तो 20% क्या होता है, 1/5। तो ये 5 उधर चला जाएगा, टी कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। टोटल अंक कितने आ गए, 400। ऐसे आप एक ही समीकरण में कर सकते हो सवाल को। मुझे लगता है ये बेस्ट है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से जाते हैं बच्चा और ये 400 अगर ऑप्शन डी पे होता तो आपको फिर कई गुना टाइम लग जाता। तो बढ़िया है आप ये सीखो कि 40% नंबर लाया, 80 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 40% प्लस 80 कितने पे पास हो जाएगा। दूसरा 66% नंबर लाया और पास अंकों से 10% ज्यादा हो गया, तो पास अंक तो ये रहे, और इससे अगर 10% ज्यादा है तो 110% किसके बराबर हो जाएगा, जिसके 66% अंक आए हैं। और टी क्या है, टोटल अंक। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया टी बराबर 400। कितना आ गया बच्चा, टी बराबर 400। आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से चले जाना, मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं। चलो थोड़ा सा अब वेन आरेख के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा वेन आरेख वाले सवालों के बारे में पढ़ते हैं। तो रीजनिंग का टॉपिक है, ये तो रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग के टॉपिक का ही पार्ट है जो हमें यहां पूछा जाता है। क्या ये अभी मतलब इसी में से है वो भी। वेन आरेख में क्या आपने सीखा है, एक गोला यहां खींचो, एक गोला इंटरसेक्ट करता हुआ यहां खींचो। यही चीज है आपने जो रीजनिंग में पढ़ी है वेन आरेख। कि मान के चलो कि ये हमारा गोला है। ये गोला किसका है, ये गोला है मान लो जितने लोग अंग्रेजी में पास हुए हैं। मान के चलो किसी स्कूल में अंग्रेजी में पास होने वाले लोग हैं कुछ, जो अंग्रेजी में पास हुए। तो मैंने ये गोला बना दिया उन सभी लोगों का। ये गोला उन लोगों को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो लोग अंग्रेजी में पास हुए हैं, जो लोग अंग्रेजी में पास हुए। अब आता है दूसरा गोला, एक गोला और मैंने बनाया। ये गोला उन लोगों को प्रदर्शित करता है, ये गोला उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो लोग सपोज दैट हिंदी में पास हुए हैं, जो लोग हिंदी में पास हुए हैं। ये गोला उनको प्रदर्शित करता है जो अंग्रेजी में पास हुए, ये गोला उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो हिंदी में पास हुए। अब कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास हुए होंगे। भाई ये तो वो गोला है जो अंग्रेजी में पास हुए हैं। अब इस गोले को मतलब नहीं है किसी और सब्जेक्ट में भी पास हुए हों, लेकिन कंपलसरी है अंग्रेजी में तो पास हुए ही हुए हैं। ये गोला उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो लोग हिंदी में पास हुए हैं। कोई मतलब नहीं है किसी और सब्जेक्ट में भी पास हुए हों, लेकिन हिंदी में तो पास हुए ही हुए हैं। ये गोला उनका है। अब कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। तो उस कंडीशन में ये गोला कैसे बनते हैं, उस कंडीशन में गोला बनते हैं बच्चा कि ये गोला बन गया अंग्रेजी का, और इधर हम ले आएंगे हिंदी वाले गोले को इस तरीके से खींच के कि भैया ये गोला जो येलो कलर का है ये है हमारा अंग्रेजी वाला,
और ये जो हमारा गोला है ये है हमारा हिंदी वाला, और जो दोनों में ये पार्ट आया है, जो दोनों का ये पार्ट आया है, जो दोनों में इंटरसेक्ट कर दिया, उसको कहेंगे दोनों सब्जेक्ट में। दोनों में, दोनों यानी कि इंग्लिश और हिंदी। जो लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए हैं, वो ये बीच वाला जो इनका इंटरसेक्टिंग पार्ट है, ये सब्जेक्ट, ये पार्ट दिखलाता है आपका जो दोनों सब्जेक्ट में आपके पास हुए हैं। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में। तो ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक कि गोला मतलब क्या है, ये दोनों बीच का पार्ट क्या कहलाता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है जरा उसे भी देखो। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कहूंगा कि इनकी जरूरत भी नहीं पड़ने दूंगा गोला बनाने की आपको मैं, लेकिन उस ना जरूरत के लिए गोला आने बहुत जरूरी है आपको। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया किसी विद्यालय में, किसी विद्यालय में, मैं एक डाटा दे रहा हूं अलग से। मैंने कहा किसी विद्यालय में हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या है 50%। ठीक है, अंग्रेजी में पास होने वाले की संख्या है, मैंने कहा 40%। और दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों की संख्या है, सपोज दैट मैंने कहा 20%। 20% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो आपसे कहेगा दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं। ये पास का डेटा दिया हुआ है, ये पास का डेटा दिया हुआ है कि हिंदी में 50%, अंग्रेजी में 40%, दोनों में 20%। तो आपसे कहेगा दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना परसेंट है, दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना परसेंट है, ये आपसे पूछेगा। अब समझो आप बात को कि इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, आप अगर सामने देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते चले जाएंगे, आप पूछते चले जाओगे और कोई समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको कॉन्सेप्ट को ही ढंग से नहीं पढ़ा। तो इसीलिए प्लीज सामने देखें। लिखने में लगे रहोगे, छापने में लगे रहोगे, एक अच्छे राइटर बन जाओगे। मैं मानता हूं आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे वो, जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये पास का डेटा दिया हुआ है, हिंदी में 50% पास, अंग्रेजी में 40% और दोनों सब्जेक्ट में 20%। आपसे कहेगा दोनों में फेल कितना है। ऐसे सवालों की शुरुआत हमेशा करनी है, ये देखना है सवाल में कि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट पास हुए हैं। बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट में 20% पास, दोनों में फेल पूछा है, 100 में से 20 घटा दो, 80% फेल होंगे सर। ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। हमें वेन आरेख की हेल्प लेनी है और ये देखना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं। जो दोनों सब्जेक्ट में अगर उसने पास का परसेंटेज दिया हुआ है तो वेन आरेख पास का बनेगा, और अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल का परसेंटेज दिया हुआ है तो वेन आरेख फेल का बनेगा। ये लाइन फिर से सुनो कि दोनों सब्जेक्ट में अगर पास का परसेंटेज दिया हुआ है तो वेन आरेख पास का बनेगा, और दोनों सब्जेक्ट में अगर फेल का परसेंटेज दिया हुआ है तो वेन आरेख फेल का बनेगा। तो यहां पर दोनों सब्जेक्ट में किसका परसेंटेज दिया हुआ है, पास का। तो बच्चे याद रखना वेन आरेख किसका बनेगा, वेन आरेख पास का बनेगा। फिर हमें हिंदी में भी पास परसेंटेज चाहिए और अंग्रेजी में भी पास परसेंटेज चाहिए। अगर मैं वेन आरेख पास का बना रहा हूं तो हिंदी में भी पास परसेंटेज चाहिए और अंग्रेजी में भी पास परसेंटेज चाहिए। और वेन आरेख किसका बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, दोनों सब्जेक्ट में जो दिया हुआ है, दोनों सब्जेक्ट में पास का दिया हुआ है तो वेन आरेख पास का बनेगा। अब आपको पता है कि भैया वेन आरेख का ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि दो गोले एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं। अब जो ये गोला है ब्लू कलर का, ये किसका है, हिंदी का, और हिंदी में भी पास परसेंटेज चाहिए जो कि 50% दे रखे हैं।
ये व्हाइट कलर का गोला किसका है? अंग्रेजी का। और अंग्रेजी में कितने परसेंट पास है? 40%। ये भी हमें दिया हुआ है डेटा 40%। अब समझो, जो ये ब्लू कलर का गोला है ये पूरा का पूरा गोला 50% का है। जो व्हाइट कलर का गोला है ये पूरा का पूरा गोला अंग्रेजी का है 40%। और दोनों सब्जेक्ट में कितना दिया हुआ है? दोनों सब्जेक्ट में कितना दिया हुआ? 20%। ये बीच में लिख दो, जो दोनों सब्जेक्ट का है उसे बीच में लिख दो कि दोनों सब्जेक्ट में 20% पास है। तो भैया ये लिख दिया हमने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि केवल, मेरा क्वेश्चन है आपसे, केवल केवल हिंदी में कितने पास हुए हैं? केवल हिंदी में कितने पास हुए हैं? तो जरा मुझे परसेंटेज बता दो। और अगर मैं आपसे कहूंगा केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ये डिटेल्ड मेथड समझना आपका बहुत जरूरी है। मैंने आपसे पूछा केवल हिंदी में कितने पास हुए हैं और केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं। बच्चे, जो ये परसेंटेज हमें दे रखा है ना, ये वाला 50 हिंदी वाला, ये पूरा गोला है, पूरा गोला। और अगर मैं कहूंगा इस पूरे गोले में थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी आ रहा है 20%, जो दोनों सब्जेक्ट का है, आप कहेंगे हाँ सर। लेकिन अगर मैंने केवल हिंदी की बात करी तो मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा। केवल हिंदी की अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चा, मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा, केवल हिंदी की। तो केवल हिंदी का मतलब है पूरे 50% में से, पूरे 50% में से ये 20% जो येलो कलर का है दोनों सब्जेक्ट वाला, ये माइनस कर दो। तो पूरे 50% में से 20 माइनस कर दिया तो आपको पता चल गया कि 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल हिंदी में पास है, केवल हिंदी। अगर मैं कहूंगा केवल अंग्रेजी बच्चा, तो केवल अंग्रेजी का मतलब है ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला। तो केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं? पूरा गोला कितने का है? 40% का। उसमें से ये वाला पार्ट हटा दो जो दोनों का कॉमन है, ये कॉमन वाला हटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा केवल अंग्रेजी में 20% पास हुए हैं। केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं? केवल अंग्रेजी में 20% पास हुए हैं। पूरा गोला व्हाइट कलर का 40% का था, उसमें से जो दोनों का कॉमन है ना वो हटा दो, तो केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी मिल जाएगा। 40 में से 20 गया, 20% केवल अंग्रेजी। अगर मैं कहूंगा कुल पास कितने हुए, कुल पास, कुल पास कितने हुए, तो आप कहोगे सर केवल हिंदी 30%, केवल अंग्रेजी 20%, और दोनों सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट 20%। तो ये आ जाएगा 70% कुल पास हो गए। क्या हो गए बच्चा? 70% हो गए टोटल पास। अगर मैं कहूंगा टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल कितने हैं, कुल फेल कितने हैं, तो 100 में से 70 माइनस कर दो, आप कहोगे 30%। कुल फेल कितने आ गए? 30% आ गए। बस ये आपने करना है। पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया कि भैया पूरा दो दो गोला है। अब इसमें हम चलते हैं अपने शॉर्ट मेथड, क्योंकि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये मेथड भी बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, नो डाउट अच्छा मेथड है, फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन आपको फिर ये गोला वोला खींचने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। मैं अगर आपको कुछ ऐसा मेथड बता दूं कि आपको ये गोला वोला खींचने की जरूरत पड़े ही ना, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के लिए मैं फिर कहूंगा ये जो मैंने समझाया ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। यहीं से ही मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, क्या देखना। अच्छा, अगर मैं, हाँ, उस ट्रिक के लिए भी ये चीज कंपलसरी है कि जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा पास परसेंटेज उसको ही देखना है, अगर दोनों में फेल दिया होगा उसको भी देखना है। एक कह रहा है अगर दोनों अलग अलग पूछ ले तो। क्या सवाल पूछते हो तुम, दोनों अलग अलग दे तो रखा है 50 और 40। ये अच्छा सवाल है जो तुमने पूछा मुझसे। दोनों अलग अलग पूछ ले तो, अलग अलग पूछ ले तो हिंदी 50%, अंग्रेजी 40%। कैसी बातें कर रहे हो यार। सुनो सामने देखो अब।
दोनों में अलग अलग फेल पूछ ले तो हिंदी में 50% पास हुए, 50% फेल हो गए, अंग्रेजी में 40% पास हुए, 60% फेल हो गए। और बताओ। अब मैंने कहा एक तरीका ऐसा है जो आपको ये सब कैलकुलेशन से बचा लेगा। कैसे? उसके लिए आप समझो सामने, फिर मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर मैं हिंदी का 50% ले लूं, देखना अब मैं क्या कर रहा हूं, कुल पास परसेंटेज डायरेक्ट एक ही लाइन में निकाल रहा हूं। उसका उसमें आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैं कुल पास परसेंटेज निकाल रहा हूं, सामने देखना। मैंने आपसे बोला कि भैया हिंदी में अगर मैं पूरा 50% जोड़ लूं, ये पूरा 50% लिख लूं मैं हिंदी में, तो क्या आप एक चीज देख रहे हो कि इस 50% में ये 20% भी आ गया जो दोनों सब्जेक्ट का था? क्या ये 20% भी आ गया इसमें? जब मैंने हिंदी का पूरा 50% लिया तो इस पूरे गोले में ये 20% भी आ गया। यस। क्या इस बात को फील कर पा रहे हो आप कि अगर मैंने इस पूरे गोले को लिया तो इस पूरे गोले 50% में 20% भी आ गया? आप कहेंगे हां सर। प्लस अगर मैं इस वाले गोले को लूं, अंग्रेजी वाले को 40% को, तो क्या इसमें भी 20% आ गया? जब मैं इस वाले गोले को ले रहा हूं भैया, जब मैं इस वाले गोले को ले रहा हूं, इस वाले को, तब भी ये 20% चला गया इधर। जब मैं इस वाले गोले को ले रहा हूं तब भी ये 20% आ गया इधर। क्या 20% की काउंटिंग दो बार हो गई? अगर मैं 50% और 40% को लिख दूं तो क्या उसमें बचा ये 20% दो बार काउंट हो गया? क्या ये 20% दो बार काउंट हो गया? आप कहेंगे हाँ सर, 20% तो दो बार आ गया। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक बार 20% माइनस करना होगा। एक बार क्या करना होगा, 20% को माइनस करना होगा। अब ये रटना नहीं है आपको, ये समझना है कि मैंने 20% क्यों माइनस किया। क्योंकि जब मैं इस 50% को ले रहा हूं तो ये दोनों वाला मैं ऑलरेडी ले लिया मैंने। फिर जब मैंने 40% को इसमें जोड़ा तो भी 20% को मैंने उधर ले लिया। तो ये 20% तो डबल काउंट हो गया, ये 20% तो दो बार काउंट हो गया। तो एक बार माइनस करना पड़ेगा हमें, एक बार का माइनस करना पड़ेगा। डबल काउंटिंग थोड़ी चलती है। तो कितना आ गया, 50 और 40 90 माइनस 20 यानी कि 70%। तो कुल पास कितना हो गया, 70%, जो कि हमने यहां पर निकाला था वही आ गया। ठीक है बच्चा, यही काम आपने भी करना है कि अगर आप दोनों को जोड़ रहे हो उसमें से कॉमन वाला माइनस कर दो, क्योंकि वो डबल काउंट है। क्या है वो डबल काउंट है। और डबल काउंट को एक बार माइनस करेंगे तो कुल पास आपका आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, निकालना वही है जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा। जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा, दोनों सब्जेक्ट में अगर पास दिया है तो पास परसेंटेज निकालेंगे, और दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया है तो फेल परसेंटेज निकालेंगे। अब मैं सवाल पे आपको चलता हूं लेकर। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ये रहा जरा सवाल। पहले आपको यह देखना है कि दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। अगर दोनों सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है तो मैं पास परसेंटेज निकालूंगा टोटल। अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है तो मैं टोटल फेल परसेंट निकालूंगा। अब कह रहे हैं एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल फेल हो गए, 25% अंग्रेजी में फेल हो गए, और 15% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो कह रहा है फेल विद्यार्थी कितने परसेंट होंगे टोटल। आपको क्या करना है, आपको यह देखना है दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। दोनों सब्जेक्ट में अगर फेल दिया हुआ है बच्चा तो मुझे फेल परसेंट ही निकालना है टोटल, और दोनों सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है तो टोटल पास परसेंटेज निकालना है। आप देखेंगे सर 15% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए, तो दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, फेल। इसका मतलब है मैं कुल फेल प्रतिशत निकालूंगा। कुल फेल प्रतिशत जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा वही निकालते हैं। उसके लिए क्या करना है,
मुझे 30% गणित, गणित का भी फेल परसेंट चाहिए और अंग्रेजी का भी फेल परसेंट चाहिए। सपोज दैट अगर यहां पे लिखा होता कि भैया 30% गणित में पास हुए हैं, फेल की जगह वो पास लिखा होता, तो मैं क्या करता, मुझे पता है मैं तो फेल परसेंट निकाल रहा हूं क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है। लेकिन इंडिविजुअल गणित का पास दिया हुआ है, तो मैं 100 में से 30 को घटाकर 70% फेल मानता, इसको कंसीडर करता मैं। फिर इस 70% को कंसीडर करता मैं, तो मुझे फेल परसेंट चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट का भी, क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट में फेल दे रखा है मुझे, तो अलग अलग सब्जेक्ट का भी फेल परसेंट चाहिए मुझे। अब इस सवाल में तो दिया हुआ है उसने, इसमें कह रहा है 30% गणित में असफल हो गए, 25% अंग्रेजी में असफल हो गए। तो क्या करेंगे आप, 30 प्लस 25 और उसमें से जो दोनों सब्जेक्ट का है 15 वो माइनस कर दो। आपको समझ में आ रहा है ये 15 हम क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि जब मैंने 30% लिया तो ये 15 ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया, जब मैंने 25% लिया तो ये 15 ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया। तो 15% दो बार काउंट हुआ, तो एक बार माइनस करना है। तो 30 और 25 55 माइनस 15 दैट इज 40%। 40% क्या है, कुल फेल। और आपसे उसने वही पूछा है कि असफल का कितना परसेंटेज है बचा, तो आप कहेंगे सर 40% बिल्कुल सही है। मजा आया? एक और सवाल दूं? चलिए ये सवाल देखिए बच्चे जरा, इसे देखेंगे एक बार। कह रहे हैं एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 35% गणित में पास हुए। भाई 55% तो अंग्रेजी में पास हो गए और 35% गणित में पास हो गए। कह रहे 20% दोनों में पास हुए। हमें मतलब नहीं है अलग अलग पास या फेल दिया है, मैंने कहा दोनों सब्जेक्ट में क्या करना है। सर मैथ और अंग्रेजी में पास दे रखा हो और दोनों में फेल दे रखा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें दोनों सब्जेक्ट में देखना है। तो दोनों में फेल बोल दिया, तो फिर मैथ का भी फेल परसेंट चाहिए और अंग्रेजी का भी फेल परसेंट चाहिए। सपोज अगर वो कहता मैथ में 40% पास है, तो फेल कितने होंगे, 60%। सपोज वो कहता अंग्रेजी में 50% पास है, तो फेल कितने होंगे, 50%। तो उनका अलग अलग भी फेल परसेंट चाहिए मुझे, क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट में देख रहा हूं। दोनों में फेल है तो फिर अलग अलग भी फेल का परसेंटेज चाहिए और मैं कुल फेल निकालूंगा। फिर ये हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। तो यहां पर उसने बोला 20% दोनों सब्जेक्ट में पास है। अब 20% दोनों में पास है, तो मेरी आंखें बस एक ही बात पे फोकस कर रही हैं कि दोनों सब्जेक्ट में अगर पास हैं तो मैं कुल पास परसेंट निकालूंगा। कुल पास, कुल पास परसेंट निकालूंगा। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे अंग्रेजी में भी पास परसेंटेज चाहिए और मुझे गणित में भी पास का परसेंटेज चाहिए। अब सवाल ने क्या दिया हुआ है, 55% अंग्रेजी में पास और 35% गणित में पास। अगर मान लो ये फेल दे रखा होता, मान लो ये फेल का दिया होता, उत्तीर्ण की जगह फेल या अनुत्तीर्ण लिखा होता, तो मैं क्या करता फिर, 55% अंग्रेजी में फेल, 35% गणित में फेल। लेकिन दोनों सब्जेक्ट में तो पास दे रखा है, दोनों सब्जेक्ट में तो 20% पास दे रखा है। तो फिर मैं क्या करता, 55% अगर अंग्रेजी में फेल है तो 100 में से 55 घटाता, तो 45% पास हो जाते। अगर 35% गणित में फेल है तो 100 में से घटाता, 65% पास हो जाते। फिर मैं इन वाले परसेंटेज को लेता, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में पास चाहिए मुझे। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेकिन यहां तो हमें पास का ही दिया हुआ है, 55% अंग्रेजी में पास और 35% गणित में पास। तो आप क्या करोगे, 55 प्लस 35 और उसमें से जो दोनों सब्जेक्ट का है 20, वो माइनस कर दो।
20 क्यों माइनस कर रहे हैं ये आपको अब बताने की जरूरत नहीं है। 55 और 35 कितना है बच्चा? 90 माइनस 20, यानी कि 70% पास हैं। आगे सवाल पढ़ना जरा, क्या बोला उसने? कह रहा दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण की संख्या 1200 है, फेल की। तो अगर 70% पास हैं तो प्यारे बच्चे फेल कितने हैं? फेल तो 100 में से 70 घटा दो। सर 30% फेल है, और 30% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1200 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 40 के, है ना? 30 से कट गया। तो 100% की वैल्यू पूछा है ना? कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आपका जवाब आ जाएगा बच्चा 4000। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4000। ओके, वेरी गुड। चलो एक और सवाल देखो जरा, ये अंग्रेजी वाले बच्चे देखो एक बार। ये हिंदी वाले देख लो। सवाल पढ़ो, आपका फोकस होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट में क्या दे रखा है। दोनों सब्जेक्ट में पास दे रखा है, पास का परसेंटेज बनाना है। दोनों में फेल दे रखा है, तो फेल का परसेंटेज बनाना है। ये फोकस रखोगे सवाल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। कह रहे ए में 66% पास हुए, बी में 51% पास हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 8% फेल हो गए। ये आएगा मजा आप। कह रहे दोनों सेक्शन में 450 पास हुए तो उपस्थित कितनी संख्या है? वो बाद की बात है। आप सबसे पहले ये देखो कि उसने दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। उसने कहा दोनों सेक्शन में 8% फेल हो गए। अब अगर दोनों में 8% फेल हैं तो हमें क्या करना है? फिर हमें कुल फेल प्रतिशत चाहिए, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में जो दे रखा होगा बच्चा वही परसेंटेज हम निकालेंगे। उसके लिए उसके लिए मुझे सेक्शन ए में 66% पास हुए हैं, मुझे अब पास से मतलब नहीं है, मुझे अब फेल से मतलब है। क्योंकि भैया दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है और मैं फेल का ही परसेंटेज निकाल रहा हूं। तो उसके लिए मुझे सेक्शन ए में, सेक्शन, अब मैं फेल निकालूंगा, फेल। तो भैया ए में कितने फेल हो गए? आप कहेंगे 100 में से 66% पास हैं, तो 100 में से 66 माइनस कर दो, 34% फेल हैं। ऐसे ही बी में पास कितना दे रखा है? जबकि बी में 51% पास है, मुझे फेल का परसेंटेज चाहिए क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में फेल दे रखा है। तो 100 में से 51% पास माइनस कर दो, 49% बी में फेल है। फिर मुझे अलग अलग सब्जेक्ट का भी फेल परसेंटेज चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा? 34 प्लस 49। अब ये इन आपको 66 और 51 से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पास के परसेंटेज है, हमें फेल का चाहिए। तो 100 में से 66 गया 34, 100 में से 51 गया 49। तो 34 प्लस 49 और माइनस दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हैं? 8%। 8 माइनस कर दो, 9 और 4 13, 4 3 7 और 1 8। 83 में से 8 गया, कितना आएगा? 75। ये 75% जो है ये कुल फेल परसेंट आपको मिल गया। क्या मिल गया बच्चा? कुल फेल परसेंट मिल गया 75। कुल पास कितना होगा? कुल पास, कुल पास परसेंटेज कितना होगा? 100 में से फेल माइनस कर दो, 100 में से फेल माइनस कर दिया सर, 25% पास होंगे। कितने पास होंगे? 25%। और सवाल ने क्या बोला है? 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो 25% की वैल्यू 450। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 450 बटा 25। तो 5 पूरे 25, 5 या 25 से जाएगा, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 18 गुणा 100, ये आ जाएगा 1800।
कितना आ गया जवाब? 1800 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसमें पेट्रोल की खपत एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन भी बताना। क्या तुम लोग कहाँ सो सो कर जाग रहे हो? तुम लोग सच में सीरियस हो पढ़ाई के लिए? मुझे क्लियर कर दो, मुझे फिर मैं भी खाना पूर्ति करके सिलेबस कंप्लीट कराऊं। ये मैंने कराया नहीं एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस तुम्हें। कंप्लीट क्लास कर ही नहीं रहे हो तुम। नुकसान कर रहे हो बच्चे, अपना समय का हर तरह का नुकसान कर रहे हो। चलिए, ये अगले टाइप पे आते हैं हम, टाइप नंबर 12। और इस टाइप नंबर 12 में मैं एक टाइप पूरा छोड़ रहा हूं, चुनाव वाला। इसे हम कल करेंगे, लेकिन उसमें इसमें मैं आपको छोटा सा टाइप करा देता हूं। छोटा सा टाइप करा देता हूं इसमें आपको। कल फिर बस चुनाव वाले सवाल बचेंगे। ताजा फल और सूखा फल वाला कर लेते हैं। ताजा फल और सूखा फल। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कोई भी फल किन दो पार्ट से मिलके बना होता है? कोई भी फ्रूट होता है, वो किन दो पार्ट से मिलके बना होता है? कोई भी फल है, वो किन दोनों पार्ट से मिलके बना होगा? सर, एक तो वाटर, पानी से, और एक प्लस उसका पल्प, जो सॉलिड पार्ट होता है। वाटर प्लस पल्प। कोई भी फल दो चीज से मिलके बनता है, एक वाटर और एक पल्प। ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा कोई तरबूज है, कोई तरबूज है, तरबूज दो, और तरबूज का वजन सपोज मैंने कहा 8 किलो का तरबूज है, 8 किलो का तरबूज है। अब इस 8 किलो तरबूज में, इस 8 किलो तरबूज में चलो मैं ये भी बता देता हूं पानी कितना है और पल्प कितना है। पल्प जो सॉलिड पार्ट होता है, ठोस वाला। मैंने कहा इसमें 2 किलो पानी है। ये ज्यादा कर देते हैं, मान लो इसमें 5 किलो पानी है और 3 किलो पल्प है। टोटल 8 किलो का तरबूज है, जिसमें 5 किलो पानी और 3 किलो पल्प है। अब क्या हुआ, तरबूज सूख गया। तरबूज को धूप में, सनलाइट, तरबूज को सुखाया गया है, सुखाया गया। और सूखने के बाद तरबूज का जो वजन है ना, वो घट के 5 किलो हो गया। तरबूज का वजन 5 किलो हो गया। तरबूज का वजन सूख के 5 किलो हो गया। तो आप जरा मुझे बता सकते हो क्या इसमें कि पानी कितना होगा और पल्प कितना होगा? क्या ये बता सकते हो आप मुझे? बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको मैं। मैंने कहा कोई तरबूज है 8 किलो का, उसमें पानी है 5 किलो, पल्प है 3 किलो। अब इस तरबूज को सुखाया गया, धूप में रख दिया इस तरबूज को, और धूप में रखने के बाद इसका वजन भैया 8 किलो से घट के 5 किलो हो गया। अब इसमें पानी कितना है और पल्प कितना है, क्या बता सकते हो? बोलो। क्या कभी पल्प सूखने पर पल्प हवा में उड़ता है क्या? अगर मैं किसी भी चीज को धूप में सुखाता हूं, तो सुखाने का मतलब क्या होता है? उसमें से नमी को गायब करना। आप अपने गांव से मोस्टली लोग बिलोंग करते हैं। गेहूं गांव में होता है। खाने के लिए जब उसको प्रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पहले उसकी धुलाई करते हैं। पानी में धोते हो ना गेहूं को, धोने के बाद में क्या करते हो, उसे धूप में फैला के रख देते हो। क्यों? ताकि वो गेहूं उड़ जाए हवा में? नहीं, उस गेहूं के अंदर जो पानी है ना, जो धोया है आपने पानी से, उसमें जो नमी आ गई है, जो पानी चला गया है, वो धूप में उड़ जाए, वो धूप में उड़ जाए सारा का सारा पानी। इसीलिए हम उसे धूप में रखते हैं। तो अगर आप तरबूज को धूप में रख रहे हो, तो सॉलिड पार्ट जितना ताजे तरबूज में था 3 किलो, भैया सूखे तरबूज में भी उतना ही होगा। उतना ही 3 किलो तरबूज ताजे में था, 3 किलो तरबूज सूखे में होगा। फिर जो कमी आई, 5 किलो में से 3 किलो पल्प हो गया, 2 किलो पानी बचा है।
तो पानी पहले कितना था, 5 किलो, अब कितना हो गया, 2 किलो, यानी कि 3 किलो पानी हवा में उड़ गया। तो ये कॉन्सेप्ट अब निकल के आया यहां पर कि कभी भी आप किसी फल को अगर धूप में सुखाते हो तो उस फल का जो सॉलिड पार्ट होता है ना, जो पल्प होता है, वो जितना ताजे तरबूज में रहेगा उतना ही सूखे तरबूज में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज नहीं होगा, सॉलिड पार्ट जितना ताजे तरबूज में होगा उतना सूखे तरबूज में। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पल्प होगा, पल्प जितना सॉलिड पार्ट में होगा, या ताजे तरबूज का पल्प, ताजे फल का पल्प बराबर सूखे फल का पल्प। ताजे तल फल का पल्प बराबर सूखे फल का पल्प, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आपको मैं सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। ये क्वेश्चंस कुछ मैं छुड़वा रहा हूं, अगले टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूं इसमें। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, ताजे फल में 60% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा फल निकाला जा सकता है? आपको पानी के परसेंटेज से मतलब ही नहीं है भाई। उसने बोला है ताजे फल में 60% पानी, सूखे फल में 20% पानी। आपको पानी के परसेंटेज से मतलब ही नहीं, आपको तो पल्प का परसेंटेज चाहिए कि ताजे फल में अगर 60% पानी है तो ताजे फल में पल्प कितना होगा, 40% होगा ना। टोटल तो 100% होता है, तो ताजे फल में पल्प कितना होगा, 100%, 40%। सूखे फल में अगर 20% पानी है तो सूखे फल में पल्प कितना होगा, 100 में से 20 घटा दो, 80% पल्प होगा। तो जो ताजे फल का 40% होगा, क्या वो सूखे फल के 80% के बराबर नहीं हो जाएगा? क्योंकि अभी तो पढ़ा हमने कि ताजे फल का जो पल्प है वो सूखे फल के पल्प के बराबर होता है। यही तो पढ़ा हमने। तो ताजा फल कितने किलोग्राम है, जरा सवाल में देखना बच्चा। आप कहोगे सर ताजा फल है 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम में पल्प कितना है, पल्प कितना है? आप कहेंगे सर ताजे फल में 60% पानी है ना, तो 40% पल्प होगा। 100 में से 60 घटा दो। सूखे फल कितना है हमें नहीं पता, सूखा फल मान लिया x किलोग्राम, सूखने के बाद कितना वजन हो गया नहीं पता। अगर उसमें 20% पानी है तो पल्प कितना होगा, 80% पल्प होगा। ये भी पल्प, ये भी पल्प, दोनों को बराबर करके x की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब आपके सामने होगा। आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, आपने दोनों तरफ पल्प को बराबर कर दिया। आप कहेंगे सर 40 से कटेगा 80 दो बार, और 2 से कटेगा 100 50 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो सूखा कितना किलो है, सूखा 50 किलो फल आप निकाल सकते हो। ये सवाल जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा। कह रहा है ताजे अंगूर में 80% जल है, ताजे वाले में, जबकि सूखे अंगूर में 10% जल है। ओके, यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है तो जब ये ताजा थे इनका वजन कितना रहा होगा? इस बार सूखे वाले का वजन हमको दे दिया, तो ताजे थे इनका वजन कितना रहा होगा हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया x, कि जब ये ताजा थे तो इनका वजन x था। तो ताजे वाले में पल्प कितना है? आप कहेंगे सर ताजे वाले में अगर 80% जल है तो भैया पल्प कितना है, 100 में से 80 घटा दो, 20% पल्प है। सूखने के बाद कितना वजन हो गया, 250 किलोग्राम। कह रहे हैं ना 250 किलोग्राम, यदि यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है और सूखने के बाद 10% जल है, तो पल्प कितना होगा, 100 में से 10 घटा दो,
90% पल्प होगा और दोनों को बराबर कर दो। यहां से x की वैल्यू निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि जब ये ताजे थे तो इनका वजन कितना रहा होगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो भाई, तो x बराबर कितना आ गया, 25 को 9 से गुणा करोगे 225, और ये डबल जीरो और डिवाइड बाई 20, ये गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1125 kg। तो जब ये ताजा थे तो इनका वजन कितना रहा होगा बच्चा, 1125 किलोग्राम रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल दूं, चलो इसे करो जल्दी से। सवाल है 15 किलोग्राम अंगूर जिसमें 90% पानी है, उसको धूप में सुखाया गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर का कुल वजन में केवल 85% पानी है। बताइए अंगूर का घटा हुआ वजन कितना है, घटा हुआ वजन कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर अगर ताजा 15 किलो है, उसमें अगर 90% पानी है तो पल्प कितना होगा, पल्प कितना होगा। आप कहेंगे सर उसमें पल्प होगा 10%। सूखने के बाद हमें वजन नहीं पता, उसमें अगर 15% 85% पानी है तो क्या पल्प 15% होगा। यस, 100 में से 85 घटा दो, एक्स की वैल्यू बता दो, 15 से परसेंटेज से पूरा गया तो एक्स कितना आ गया 10 किलो। घटा हुआ वजन कितना आ गया भैया 10 किलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ओके, तो यहां पर आपका ये वाला टाइप भी कंप्लीट होता है। अब आपका केवल बचा हुआ है बच्चे चुनाव रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ मिसलेनियस, 2 4 5 क्वेश्चन मिसलेनियस के और 8 10 क्वेश्चन आपके चुनाव वाले। कल हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। 6 क्लास कंप्लीट परसेंटेज के लिए काफी है, और परसों से हम अपना प्रॉफिट लॉस शुरू कर देंगे। प्रॉफिट लॉस के लिए मुझे चाहिए 4 क्लास, 3 से 4 क्लास प्रॉफिट लॉस, 2 क्लास डिस्काउंट, तो वो भी 6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 क्लास साधारण ब्याज के लिए चाहिए और 4 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब आप देख लो कहां तक ये हमारा जा रहा है। उसके बाद 2 ही चैप्टर बचेंगे, टाइम डिस्टेंस और आपका मेंसुरेशन। ओके, तो टाइम डिस्टेंस मेंसुरेशन के लिए भी 5 5 क्लास मान के चलो। मेंसुरेशन के लिए तो कम में ही चल जाएगा, 3 क्लास में करा दूंगा, थोड़ी सी बड़ी बड़ी क्लास करके, 1.5 घंटे की चलेंगी, 1.25 2 घंटे की, तो 3 से 4 क्लास में हो जाएगा मेंसुरेशन। ओके, तो 10 तारीख है, उससे पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कांस्टेबल का, और उसमें फिर आप 15 दिन और जोड़ दो, वो आपका फिर उन बच्चों के लिए जो एडवांस मैथ के बाकी 3 टॉपिक हैं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।